अनुक्रमण के प्रक्रिया के बारे में पढ़ना है। अनुक्रम का मतलब हम लोग समझ चुके थे कि जहाँ पे कि जीवों का निर्माण होता है, जहाँ पे अगर मान लो किसी कारण से अगर जीव पूरी तरह से नष्ट हो चुका है हर एक प्रकार का, वहाँ से कैसे जीवों का शुरुआत होता है, उसी को हम लोग अनुक्रम के नाम से जानते हैं। तो अनुक्रमण का प्रक्रिया किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करना है। किसी स्थान पर भीतरी या बाहरी कारकों के चलते अनुक्रम की प्रक्रिया प्रायः एक निश्चित तथा क्रमवार समुदाय धीरे धीरे प्रतिस्थापित होती है। तो अगर कोई भी अनुक्रम का प्रक्रिया का बात करेंगे तो वो एक निश्चित और क्रम के अनुसार होता है। ऐसा नहीं कि एक ही बार कुछ भी वहाँ पर उग गया, कोई भी पेड़ पौधा वहाँ पर ग्रोथ कर गया, एक ये क्रम अनुसार देखने को मिलता है। समुदाय या विशिष्ट क्रमवार विकास विशेष भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों में संबंध होता है, इसे क्रमक हम लोग कहते हैं। क्रम में एक आता है, जैसे कि कोई भी समुदाय, ऐसा नहीं कि हर एक समुदाय एक ही बार आ जाता है, एक के बाद एक समुदाय वहाँ पे नजर आने लगता है। इसमें से बहुत जैविक अनुक्रम होते हैं और जो कालांतर एक दूसरे को हटाते रहते हैं और किसी क्षेत्र में स्थापित होने वाले प्रथम समुदाय का अग्रगामी कहते हैं। जो सबसे पहले जो समुदाय वहाँ पे आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अग्रगामी कहते हैं। इसके बाद प्रतिस्थापित होने वाले समुदाय को परवर्ती या क्रमक के अंतिम अनुक्रम के चरम अवस्था कहते हैं। जब वहाँ पर प्रतिस्थापित होने लगते हैं, प्रतिस्थापित का मतलब क्या होता है, एक को हटा कर जब वहाँ पर दूसरा आना शुरू करता है तो उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, चरम अवस्था कहते हैं। इसलिए कि अब वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जीव हो चुका है, इस कारण से अब नए नहीं आ रहे, एक को हटा कर दूसरा उत्पन्न हो रहे, तो उसको हम लोग चरम अवस्था कहते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, एक जगह मान लो कोई पौधा आना शुरू किया, फिर इसके बाद दूसरा पौधा आया, फिर इसके बाद तीसरा पौधा, इसके बाद कोई जंतु आ गया, उसके बाद दूसरा जंतु आया। अब इसकी जनसंख्या इतना बढ़ जाता है, एक समुदाय इतना ज़्यादा हो जाता है कि अब जो नया आने वाला रहता है ना, वो दूसरे को खत्म करके आता है, दूसरे को हटाकर वो अपना स्थान बनाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, चरम अवस्था कहते हैं। परिवर्तन की यह क्रिया प्राकृतिक विकास प्रक्रिया है, जिसके कारण उस स्थान पर नए समुदाय का आगमन होते रहता है। ये चीज़ हमेशा देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं कि ये भर जाएगा वो स्थल पूरा तरह से, वहाँ पर अब जगह नहीं रहेगा तो नया समुदाय नहीं आएगा आगमन, लेकिन वो दूसरे को हटाकर खुद आएगा। यह हमेशा ये प्रक्रिया चलते रहता है। लेकिन जब प्रभावी पौधों का एक दूसरे के चरम अवस्था में पहुंच जाता है तब परिवर्तन स्पष्ट दिखाई देने लगता है। लेकिन जब एक चरम अवस्था तक पहुंच जाता है तो अब उसमें कोई भी अंतर आता है तो साफ साफ दिखाई देने लगता है। क्रमकों का वर्गीकरण किया गया है। तो क्रमकों का वर्गीकरण का अगर बात करेंगे, उसके वास स्थान के हिसाब से इसको वर्गीकरण किया गया है। इसलिए अनुक्रम अगर कहीं पर शुरू होता है तो उसका वास स्थान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे वास स्थान क्या हो सकता है, जलीय हो सकता है, शुष्क हो सकता है, सूखा वास स्थान हो सकता है, ये सब वास स्थान या लवणीय वास स्थान हो जाता है, रहने का जगह को वास स्थान कहते हैं। ठीक, तो जल प्रदेशीय अनुक्रम या जल क्रमक इसको हम लोग कहते हैं, जहाँ पे जलीय होता है। ठीक है, जल में कैसे किस प्रकार से अनुक्रम देखने को मिलता है उसके बारे में चर्चा हो रहा है। जलीय प्रदेशों में संपन्न होने वाले अनुक्रम की क्रिया को जल क्रमक हम लोग कहते हैं। तो वही चीज लिखा हुआ है कि जल के अंदर अगर अनुक्रम होगा तो उसको हम लोग जल क्रमक के नाम से जानते हैं। जैसे तालाबों में, झीलों में, झरनों में सब चीजें देखने को मिलता है। अनुक्रम धीरे धीरे जलीय जंतुओं तथा पौधे के आगमन होता है और वैसे से जीव विस्थापित और नष्ट होते जाते हैं। तो वही चीज लिखा हुआ है कि पहले तो आगमन होते जाता है, लेकिन बाद में क्या होते जाता है, विस्थापित करने लगता है, एक को नष्ट करके दूसरा आने लगता है। तो जलीय प्रदेश में नहीं रह सकते हैं, तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि वो विस्थापित होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। जो जलीय प्रदेश में उसको अब नहीं रह सकते तो खत्म होने लगते हैं। शुष्क प्रदेशीय मतलब क्या होता है, सूखा जगह पर या मरुक्रमक इसको हम लोग कहते हैं, जो मरुस्थल जगह पर रहते हैं। शुष्क स्थान जहाँ जल की काफी कमी होती है उसको मरुस्थल के भी नाम से जानते हैं। होने वाले अनुक्रम को शुष्क प्रदेशीय अनुक्रम हम लोग कहते हैं। इसे पुनः दो भागों में बांट दिया गया है, जो सूखा वाला होता है। एक होता है चट्टानीय अनुक्रम, जो चट्टानों में उगते हैं। दूसरा होता है बालुक्रम, बालू का मतलब जो बालुओं पे उगते हैं। इसलिए कि जब हम रेगिस्तान का बात करते हैं, सूखा जगह का बात करते हैं, तो वहाँ पे चट्टान भी हो सकता है या बालू भी हो सकता है। तो ये दोनों जगह देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के अनुक्रम में जीवन रहित नग्न चट्टान प्रदेश में सर्वप्रथम ऐसे जीव समूह आते हैं जो शुष्क वातावरण में जीवित रह सकते हैं। तो वहाँ पे वैसा जीव का निर्माण होता है जो कम पानी में से भी क्या हो सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। वैसे जीव वहाँ पे देखने को मिलते हैं।
बालू अनुक्रम का बात करेंगे। बालू क्रम मरुस्थलों और बालू स्थानों पर जहाँ जल की कमी होती है वैसे अनुक्रम बालू अनुक्रम कराते हैं, मतलब वहाँ पे वो आसानी से रह सकते हैं, तभी जाके वो जीव वहाँ पे ग्रोथ कर पाते हैं। दूसरा है लवण मृदा। जो मिट्टी है कैसा होना चाहिए, लवणीय होना चाहिए, जो लवणीय मिट्टी पर जो ग्रोथ कर सके। बहुत सारा पौधा ऐसा होता है कि लवणीय मिट्टी पर ग्रोथ नहीं कर सकता है, लेकिन जो लवणीय मिट्टी पर ग्रोथ कर सके वैसे अनुक्रम को हम लोग क्या कहते हैं, लवण मृदा अनुक्रम के नाम से जानते हैं। जो यहाँ पे मिट्टी का तो नमकीन टाइप का हो जाता है, ठीक, फिर भी वहाँ पे कोई ना कोई पौधा ग्रोथ करता है। अगर जल प्रदेशीय अनुक्रम या जल क्रम का बात करते हैं, इसमें कैसे ग्रोथ करता है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया जा रहा है। तो जल क्रम की विभिन्न अवस्थाओं कम गहराई वाले जलाशय में आसानी से देखा जा सकता है, जिसका क्या होता है, ऐसा जलाशय जहाँ पे पानी जमा हुआ है लेकिन गहराई जिसका कम है, वहाँ पे हम लोग इसको आसानी से देख सकते हैं जल अनुक्रम को। जलीय प्रदेश में सर्वप्रथम पादप प्लवक का समूहीकरण होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले कौन उत्पन्न होता है, पादप प्लवक उत्पन्न होता है। ये हम लोग पढ़ते सबसे छोटा, जो कि इसको छोटा जीव जंतु मछली खाता है, ये कीड़ा मकोड़ा खाता है, कीड़ा मकोड़ा को छोटा मछली खाता है, छोटा मछली को बड़ा मछली खाता है, ये हम लोग देखे थे। सबसे पहले यहाँ पर जो उत्पन्न होता है वो पादप प्लवक उत्पन्न होता है। इसके साथ साथ जंतु लवक भी जन्म लेते हैं। इसके बाद क्या होता है, जंतु लवक वहाँ पे आते हैं। चूँकि पौधे में होने वाले परिवर्तन स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं, अतः ऐसा प्रतीत होता है कि सिर्फ पौधे का ही अनुक्रम हो रहा है। ऐसा तो लगता है कि वहाँ पे सिर्फ पौधे ही बढ़ रहा है, लेकिन अपनी प्राकृतिक में के आधार पर कुछ पौधे पानी के ऊपर सतह, जो कुछ पानी के अंदर तैरते हैं, कुछ पौधे जलाशयों के तल के संलग्न रहते हैं। अब देखो बात के अलग अलग प्रकार के पौधा होता है। कुछ पौधा पानी के अंदर भी उगता है, कुछ पौधा पानी के ऊपर भी उगता है, और कुछ पौधा पानी के सतह पर तैरते रहता है। तो इस प्रकार से मतलब पानी के तल के बराबर में रहता है। तो अलग अलग टाइप के पौधा देखने को मिलता है जलों में। कुछ पानी के किनारे नमी युक्त स्थानों पर पाया जाता है। कुछ देखेंगे पानी के किनारे जहाँ पे नमी रहता है वहाँ पर उगता है। समुदाय के प्रभावी पौधे के रूपों के आधार पर इस अनुक्रम को अग्रलिखित अवस्थाओं में विभाजित किया जा रहा है। तो सबसे पहले पादप प्लवक अवस्था आता है जलों में। सबसे पहले क्या आता है, पादप प्लवक आता है। सबसे पहले ग्रोथ जो होता है वो पादप प्लवक का ग्रोथ होता है। विभिन्न प्रकार के पादप प्लवक जैसे नील हरित शैवाल होता है। पादप प्लवक में क्या क्या आ जाता है, नील हरित शैवाल हो गया, हरित शैवाल हो गया, डायटम्स हो गया, जीवाणु हो गया, अग्रगामी समुदाय का निर्माण करते। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है जीवाणु का, हरित शैवाल का, डायटम्स का। ये सब चीज़ें जो पादप प्लवक में आते हैं। इन जीवों के बीजाणु या प्रजनन संबंधित अंग हवा या अन्य माध्यमों से जो जल में रहते हैं, तो जल में रहने वाले जो परागण होता है, परागण की घटना वो कैसे होती है, तो पानी के द्वारा होता है या हवा के द्वारा भी होता है। अनुकूल वातावरण मिलने पर वृद्धि तथा जन्म भी करते हैं ये लोग। इनके बाद जंतु प्लवक पैदा हो जाते हैं। इसके बाद इसमें जंतु प्लवक आ जाते हैं पादप प्लवक के बाद। तो संतुलन कायम रहता है, क्योंकि जंतु प्लवक पादप प्लवक को खाकर जिंदा रहते हैं। तो वही है कि जो जंतु प्लवक होते हैं वो किसको खाते हैं, पादप प्लवक खाते हैं। पादप प्लवक को खाकर ये जिंदा रहते हैं। इन जीवों को मरने एवं पुनः सड़ने विघटित के कार्बनिक पदार्थ में वृद्धि होती है, जो तल के मृदा को मिलकर हल्की मिट्टी बनाते हैं और अगली अवस्था के लिए उपयुक्त होते हैं। अब देखो ये जीव जो खा के जिंदा रहते थे, ये पादप प्लवक कैसे फायदा पहुंचाते हैं। तो जब ये मरते हैं तो मरकर जब विघटित होते हैं तो मिट्टी में फिर से क्या होता है, उर्वरकता उत्पन्न हो जाती है, जो पादप प्लवक आसानी से उसको ग्रोथ कर पाते हैं। इस प्रकार से देखने को मिलता है। आगे है मूल आरोपित निम्न अवस्था। मूल आरोपित निम्न अवस्था। तो मूल आरोपित मतलब क्या है, जलाशयों के तल पर लगातार कार्बनिक पदार्थों के जमने एवं भूक्षरण से, जो देखो जलाशय जो होता है, तो जलाशय का जो तल होता है ना, तल मतलब सबसे नीचे वाला हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर भूक्षरण देखने को मिलता है। मुलायम कीचड़ एक पतले परत का निर्माण करते हैं। इस कीचड़ को जलमग्न पौधे जैसे हाइड्रिया
हाइड्रिला, सेरेटोफाइलम, पोटैमोजिटॉन, वेलिनस्नोरिया और यूटिकुलेरिया, ये सब कुछ नाम दिया हुआ है जो कीचड़ों में उत्पन्न होते हैं। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कीचड़ जम जाता है, नीचे में जो तल होता है वहाँ पे कीचड़ का जमाव हो जाता है, तो ये सब कीचड़ों में उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। इन पौधों एवं संलग्न जंतुओं को मरने तथा विघटन से कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि होती रहती है, जिसके फलस्वरूप तल के कीचड़ की परत में वृद्धि हो जाती है। अब तल के कीचड़ में बहुत ज़्यादा चीज देखने को मिलता है, उर्वरकता देखने को मिलता है, इसलिए कि जो भी उसमें पादप प्लवक होते हैं, पौधे होते हैं, ये जो जंतु होते हैं मरते हैं, तो मरने के बाद उसमें जब विघटित होती है तो उसका उर्वरकता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, उसका उर्वरकता जो होता है बढ़ जाता है। जलाशय छिछला होता जाता है तथा पानी की कमी हो जाती है। इन परिवर्तनों के कारण नए पौधे के लिए यह वास स्थान उपयुक्त हो जाते हैं, जो अगली अवस्था को उत्पन्न करते हैं। इस तरह से वही लिखा हुआ है कि इस तरह से वहाँ पे नमी बहुत ज़्यादा हो जाता है और वहाँ पे अगला अवस्था आने के लिए, अगला पीढ़ी आने के लिए वहाँ पे क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा तो क्या होता है, मतलब बोल सकते हैं कि वो उपयोगी हो जाता है। अगला दिया है मूल आरोपित पवाली अवस्था। अब पवाली अवस्था क्या है? इस अवस्था में आते थे जल की गहराई 2 से 5 फीट की तरह हो जाती है। ऐसे जल में कमल, सिगारा, निफिया आदि पौधे आरोपित हो जाते हैं। जैसे जिस तल के पानी के तल की गहराई कितना हो जाए, 2 से 5 फीट की हो जाए, तब उसमें किस प्रकार के पौधा उगने लगते हैं? कमल का पौधा, सिगारा का पौधा, निम्फिया का पौधा। तो ये सब पौधा जब उगने लगते हैं, जिनमें जड़ तल के कीचड़ में रहते हैं, जिसका जड़ कहाँ पे रहता है, कीचड़ में रहता है, एवं चौड़ी पत्तियां पानी की सतह पर। अब इसका चौड़ी पत्तियां जो होता है तो कहाँ पे रहता है, जो जड़ रहेगा वो कीचड़ में रहेगा, चौड़ी पत्तियां पानी के सतह पर देखने को मिलता है। इन पौधों में प्रखंड पाए जाते हैं, जिसके द्वारा ये जल में फैल जाते हैं। जैसे जैसे इसकी पत्तियां जल के सतह को पूरी तरह से घेर लेती है, वैसे से निमग्न पौधे के लिए प्रकाश की कमी हो जाती है और इस स्थिति में विलग पलावी पौधे जैसे लेमना, जलकुंभी, आइकॉर्निया, एजोला, पिस्टिया, सल्विनिया आदि जल की सतह पर छा जाते हैं और इन पौधों के आगमन एवं विघटन से जल की मृदा, खनिज तथा कार्बनिक, अब इसमें भी क्या होता है, इसका भी अगर विघटन जब होता है तो विघटन होने के बाद कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है और वहाँ से मतलब कार्बनिक पदार्थ तत्वों का अच्छी तरह से उसमें खनिज पदार्थ मिल जाता है इसे ग्रोथ करने में। लेकिन ये कुछ पौधों को ये नष्ट कर देते हैं। जब ये इसका आगमन होता है तो कुछ पौधे क्या हो जाता है, विस्थापित खत्म हो जाता है। इसलिए जब ये जल के सतह पर पूरी तरह से उसका पत्तियां घेर लेता है तो जो नीचे रहने वाले पौधे होते हैं उनको प्रकाश नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते, जिसके कारण वो खत्म हो जाते हैं। तो ये एक बोल सकते हैं, एक आ रहा है तो दूसरे को क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। आगे दिया नड अनुप या दलदली अवस्था। इस अवस्था में उभयचर अवस्था भी कहते थे। इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, उभयचर अवस्था। उभयचर अवस्था का मतलब ये होता है कि वैसा जीव जो जल में भी रह सकता है, स्थल में भी रह सकता है, क्योंकि इन अवस्था में समुदाय के पौधे की जड़ें तल के नीचे रहती है, लेकिन परों का ज्यादातर भाग जल के ऊपर हवा में रहती है। तो वही चीज लिखा हुआ है कि इसका जो जड़ होते हैं वही सिर्फ क्या रहते हैं, जल में रहते हैं, बाकी जो इसका पार्ट होता है वो क्या रहता है, हवा में रहता है, पानी के ऊपर रहता है। यह अवस्था उस समय आती है जब जल छिछला होकर 1 से 4 फीट रह जाती है। जब जल इतना रह जाए कि 1 से 4 फीट ही रहे, मतलब बहुत कम जल रहे, तब यह अवस्था देखने को मिलता है। और जलाशय के किनारे कीचड़ युक्त भूमि में उगने वाले इस प्रकार के मध्यम ऊर्जा के पौधे को ग्रेमाइटस या सैटिटेरिया, टाइफा, विलरस आदि मुख्य है, जो कुछ पौधे का नाम दिया हुआ है जो देखने को मिलता है। तो ये सब पौधे जो होता है, तो अगर दलदली अवस्था में बोला जाए, दलदली अवस्था का मतलब थोड़ा बहुत पानी रहेगा, उसको उसमें उगने वाला जो पौधा होता है वो क्या देखने को मिलता है, उसमें उगने वाला पौधा जो होता है उसका सिर्फ जड़ जो होगा वही पानी में रहेगा, बाकी उसका जो पार्ट होगा, जितना भी उसका ताना वगैरह होगा वो कहाँ पे चला जाता है, तो ऊपर में उसके वायु में दिखाई देता है।
इन पौधों के ऊपरी भागों के हवा में रहने के चलते भोजन निर्माण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे की तरह हुई होते हैं। जैसे नॉर्मल पौधा का प्रकाश संश्लेषण, ऊर्जा का निर्माण जिस प्रकार से होता है उसी प्रकार से होता है, इसलिए कि ये भी क्या रहता है, ये जल के ऊपर इसका सारा हिस्सा रहता है, सिर्फ जड़ ही क्या रहता है, पानी में रहता है। तो वाष्पोत्सर्जन गति सब उसी प्रकार से देखने को मिलता है। अगला है नरकट या दलदली घास अवस्था। जल स्तर में लगातार कमी हो जाने के चलते जलाशयों के किनारा दलदली या हल्का गीला रहता है। जलाशय जहाँ पे पानी लगा है तो उसका किनारा पे जाओगे तो वहाँ पे दलदली रहेगा, हल्का गीला देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में मोथा, घास, फूल के पौधे दिखाई देते हैं, जैसे कैरेडेक्ट्स, साइपेरस, जंकस, इलियोकैरिस आदि सब का पौधा पौधोता देखने को मिलता है। तो ये सब क्या है, घास टाइप का दिखाई देता है, छोटा छोटा पौधा देखने को मिलता है। इन पौधों द्वारा होने वाले उस वाष्पोत्सर्जन से मिट्टी में जल की कमी होने लगती है। जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो मिट्टी में जल की कमी होने लगती है। आगे चलकर कुछ अन्य लंबी घासें और शाकीय पौधे जैसे डाइकेंथियम, थीमेडा, कैम्पेनुमा, पॉलीगोमन आदि प्रवेश करने लगते थे। ये सब थोड़ा बड़ा बड़ा घास शाखीय पौधा दिखाई देने लगता है धीरे धीरे जाकर, जब वहाँ पे जल का थोड़ा सा कमी होता है तब। तो ये पौधे जलवाहित मिट्टी को रोककर पादप मलबे के संचयित करते हैं और खाद मिट्टी की मात्रा में वृद्धि होती है। भूमि से जल का वाष्पीकरण तेजी से होती है, अतः यह आवास अत्यधिक सूक्ष्म हो जाते हैं। मतलब धीरे धीरे वो क्या होने लगता है, सूखा होने लगता है, इसलिए वहाँ पर क्या हो रहा है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया ज़्यादा देखने को मिलता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नरकट के नाम से जानते हैं। आगे अवस्था दिया है वन स्थलीय अवस्था। दलदलीय पौधे के नाश होने के बाद, जब दलदलीय पौधे वहाँ पर नाश होते हैं तो भूमि अधिकांश समय शुष्क ही रहती है। अब ऐसी स्थिति में प्रकंद युक्त झाड़ियाँ प्रकट होती है। जब सूखा हो जाता है, वहाँ का पूरी तरह से नमी खत्म होने लगता है, तब किस प्रकार के वहाँ पे पौधे उगते हैं, तो झाड़ियाँ का दिखाई देने लगता है। जो झाड़ियाँ होता है प्रकंद युक्त, जो तीव्र प्रकाश और जलाकांत मिट्टी को सह सकती है, मतलब तेज प्रकाश को भी सह सकती है, ठीक। और जैसे कार्नस से सिफेलेथेंस, सैलिक्स, डोग्यूडट्स आदि होते हैं। धीरे धीरे पॉलीलस, अनलस जैसे वृक्षों का जन्म होता है। ये धीरे धीरे बाद में जाकर कुछ वृक्ष भी उगने लगते हैं, जो कि यहाँ पर दो वृक्ष का नाम दिया हुआ है, पॉपुलस और अल्नस। इस अवस्था में पौधे वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल स्तर में कमी लाते हैं एवं अधिक से अधिक मिट्टी का जमाव करते हैं। ये पौधे छाया प्रदान कर आवास में परिवर्तन लाते हैं। ये छाया प्रदान करते हैं, वहाँ के आवास में परिवर्तन ला देते हैं। और धीरे धीरे इस अवस्था में छाया सहन करने वाले शाखीय पौधे, झाड़ियाँ और वृक्षों के चलते ह्यूमस तथा सूक्ष्म जीवों की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। अब देखो, ये सब जो पौधा होता है ये छाया उत्पन्न करता है, मतलब ऊपर से ये छायादार बन जाता है। अब नीचे में इसके कारण क्या होता है, प्रकाश कम आता है, तो ये नमी यहाँ पे दिखाई देने लगता है, ह्यूमस दिखाई देने लगता है, जिसके कारण यहाँ पे छोटे छोटे फिर शाखीय पौधे उगने लगते हैं। लास्ट यहाँ पे शायद लास्ट दिया है चरम अवस्था वाली वन, चरम अवस्था वाली वन, जिसको क्लाइमेक्स फॉरेस्ट कहते हैं। जैसे जैसे भूमि में ह्यूमस, जीवाणु और कवकों के अन्य जीव और खनिज तत्वों में वृद्धि होती है। अब देखो, जब बड़ा बड़ा पौधा, जब छायादार पौधा बन रहा था, तब मिट्टी में फिर से क्या हो रहा था, ह्यूमस हो रहा था, जीवाणु उत्पन्न हो रहा था, कवक उत्पन्न हो रहा था। जैसे जैसे विभिन्न प्रकार के वृक्ष पैदा होते जाते हैं, वनस्पतीय अवस्था में पौधे नष्ट हो जाते हैं। वनस्पतीय अवस्था में पौधे नष्ट होते हैं। चरम अवस्था में वन का निर्माण में जलवायु की मुख्य भूमिका रहती है। अब मध्यम दृष्टिपात वाले क्षेत्रों में यह घना सदाबहार वन या शीतोष्ण क्षेत्रों में मिश्रित वन के रूप में पाया जाता है, और इनमें पाए जाने वाले पौधे काफ़ी ऊंचाई के होते हैं। अब देखो, धीरे धीरे यहाँ पे क्या होने लगता है, वहाँ पे जल का जरूरत होता है और वर्षा की जरूरत होती है। वर्षा होने लगती है तो वहाँ पे सदाबहार वन उत्पन्न होने लगते हैं,
और ये मिश्रित होकर बड़े बड़े वहाँ पे पौधे का निर्माण करते हैं, बहुत ऊंचा ऊंचा पौधे का निर्माण होने लगता है। मिश्रित शीतोष्ण वन, शीतोष्ण मतलब जो ठंड के दिनों में उत्पन्न होता है, चौड़ी पत्तियों वाले शुष्क और जैसे ओक, अलस या कैक्टस या असर आदि वाले पौधे पाए जाते। शीतोष्ण मतलब वहाँ पे जहाँ पे थोड़ा नमी टाइप का देखने को मिलेगा, थोड़ा ठंडा मौसम देखने को मिलता है, उस वाले एरिया को हम लोग शीतोष्ण कहते हैं। तो उस टाइप में वन का जो उत्पन्न होता है उसके बारे में कुछ दिया हुआ है ना। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये धीरे धीरे करके पहले ये ज़्यादा गहराई में जल पानी यहाँ पर वृद्धि हो रहा था पौधे का, उसके बाद ऐसा पौधा बना जो कि इसके पत्तियां यहाँ पर सतह पर दिखना शुरू हो गया। धीरे धीरे इसके सब पत्ता सतह से बाहर निकलने लगा, खाली यहाँ पे जड़ ही पानी में है, बाकी सब क्या है सतह से बाहर आ जाता है। और धीरे धीरे उसके बाद पौधा ऐसा बनने लगता है जो कि पूरी तरह से पानी की आवश्यकता नहीं पड़ता है, धीरे धीरे पानी खत्म होता जाता है। अब बाद में जाकर जब पूरी तरह से पानी यहाँ पे खत्म हो जाता है तो इस स्थान पे क्या होता है, इस स्थान में बड़े पौधे का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से देखने को हम लोग को मिलता है। आगे शुष्क प्रदेशीय अनुक्रम, अभी तक हम लोग जलाशय के बारे में देख रहे थे। आगे दिए शुष्क प्रदेशीय अनुक्रम में यह मरुक्रमक किस प्रकार से इसमें पौधे उगता है उसके बारे में उसका चरण दिया हुआ है। इसका भी बहुत सारे चरण दिया हुआ है। उसके बाद पोषक चक्र दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो शुष्क अनुक्रम या मरुक्रम इसको हम लोग कहते हैं। तो शुष्क अनुक्रम में उन स्थानों पर होता है जो बहुत शुष्क होते हैं, सूखे होते हैं, यानी जहाँ जल के अत्यधिक अभाव रहता है, जैसे नग्न चट्टानों, पवन वहित रेत, मरुस्थलों आदि में। इन जगहों के मूल अधस्तर में कार्बनिक पदार्थों का अभाव रहता है एवं कुछ खनिज इधर उधर बिखरे हुए अवस्था में पाए जाते हैं। इस कारण से वास स्थान जीवों के लिए प्रतिकूल होते हैं, क्योंकि यहाँ खाद्य पदार्थों को संचित करने की कोई व्यवस्था नहीं होती है। तो यहाँ पर किसी भी पौधे के लिए क्या होता है, जीवों के लिए वास स्थान कैसा होता है, प्रतिकूल होता है, अनुकूल नहीं होता है। ठीक, जब सूर्य के प्रकाश इन चट्टानों पर पड़ती है तो वहाँ तापक्रम काफ़ी अधिक हो जाती है, जो पौधे की वृद्धि के लिए अनुपयुक्त होती है, जो पौधों की वृद्धि के लिए मतलब उपयोगी नहीं होता है। इन शुष्क जगहों पर अग्रगामी समुदाय लाइकेन और निर्हरित शैवाल होते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे उगता है कौन सा पौधा आता है, तो लाइकेन का पौधा आता है। तो लाइकेन निर्हरित शैवाल और कवक से मिलकर बनता है। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। शैवाल और कवक मिलकर जो बनाता है उसको हम लोग लाइकेन कहते हैं। तो सबसे पहले लाइकेन देखने को मिलता है इस स्थान पर। जल प्रदेशीय अनुक्रम की तरह यहाँ भी पौधे एवं जंतुओं का क्रमिक परिवर्तन तब तक होते रहता है जब तक चरम अवस्था प्राप्त नहीं हो जाती है, यानी अंत में जंगल का निर्माण होता है। चूंकि पौधे में परिवर्तन स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है, अतः इनकी प्रभावित जातियों के आधार पर विभिन्न अवस्था दिया गया। सबसे पहले क्रस्टोल लाइकेन अवस्था, सबसे पहले लाइकेन ही आता है, लेकिन उसमें कौन सा, क्रस्टोज लाइकेन अवस्था आता है। क्रस्टोज लाइकेन वर्षा और भारी ओस के तुरंत बाद लाइकेन का प्रजनन संबंधित अंग हवा से उबरकर भींगे हुए नग्न चट्टानों पर अपना जगह बनाते हैं, और इस प्रकार क्रस्टोज लाइकेन राइजोकॉर्पस और रिनोडिला लेकैनोरा ग्राफिस आदि पौधे का निर्माण होता है, जो कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं, तो लाइकोज लाइकेन, क्रस्टोज लाइकेन। तो क्रस्टोज लाइकेन का उत्पत्ति सबसे पहले होता है जब यहाँ बारिश या नमी युक्त ओस वगैरह गिरता है, तभी जाकर हम लोग को देखने को मिलता है। जो चट्टान की चिकनी सतह अत्यधिक तापमान और पोषक तत्वों का अभाव में वृद्धि करने की समक्ष होता है। मतलब इसमें ऐसा क्षमता होता है कि अत्यधिक तापमान में भी ये वृद्धि कर दे, या पोषक तत्व की कमी हो फिर भी ये अपने आप को वृद्धि कर लेता है। जब ये वृद्धि करता है तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि पत्थर जो होते हैं टूट फूट कर
खनिज पदार्थ होते हैं वह लाइकेन की वृद्धि की सहायता करते हैं, तो उसमें टूटते फूटते हैं और उसमें से जो खनिज पदार्थ होता है, पत्थर जो होता है टूटता फूटता है और उसमें से जो खनिज पदार्थ होता है वो लाइकेन की वृद्धि में मदद करता है। अब जब ये हो जाता है तो इसके बाद जो उसमें उत्पन्न होता है दूसरा आता है, दूसरा इसको विस्थापित कौन करता है, तो इसके जगह पर कौन आता है, तो फोलियोज लाइकेन अवस्था आता है। कौन सा आता है, फोलियोज लाइकेन अवस्था आता है। तो क्रिस्टोज लाइकेन अवस्था आंशिक रूप से अंत स्तर के बना देने के बाद बड़ी और चपटी पत्ती समान थैलस वाले फोलियोस लाइकेन प्रकट होती है। इसमें चपटा टाइप का और बड़ा टाइप का पत्ती देखने को मिलता है जिसको हम लोग फोलियोस लाइकेन कहते हैं। ये तभी उत्पन्न हो पाता है जब सबसे पहले कौन, क्रिस्टोज लाइकेन आता है, उसी का आंशिक रूप से इसका निर्माण होता है। समुदाय जातियों में इसमें अगर इसका बात करेंगे तो कुछ इसका पौधा का नाम दिया है परमेलिया डार्मेकोकॉर्पस। ये सब कुछ है जो लाइकेन के रूप में हम लोग को देखने को मिलता है। देखो ये जब इसका जब छाया बनने लगता है, ये छाया प्रदान करने लगता है, जिसके कारण क्या हो जाता है, जो क्रिस्टोज लाइकेन होता है उसका मृत्यु हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। फोलियोज लाइकेन के जल अवशोषित कर अपने अंदर सुरक्षित रखने की क्षमता होती है। तो इसमें एक और चीज बोल सकते हैं कि जो फोलियोज होता है लाइकेन, इसमें एक क्षमता होता है कि जल को अवशोषित करके अपने अंदर रख सकता है और चट्टान की ये गहरा गड्ढाई बनाते हैं और बड़े आकार के कारण धूल कण को भी रोक पाने में समर्थ ये होते हैं। इस प्रकार चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों और उपस्थित ह्यूमस के कारण मिलकर मिट्टी के एक पतली परत बनाने लगती है। तो जब इसका जड़ जो होता है चट्टान के अंदर जाने लगता है, चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगते हैं, टूटकर एक मिट्टी का परत वहाँ पे बनाने लगते हैं। अब जब ये मिट्टी का परत बनाएगा तो इस प्रकार का अर्ध स्तर अब दूसरे प्रकार का वनस्पति को उत्पन्न करेगा। जैसे थोड़ा सा मिट्टी का परत बनाने से अब वहाँ दूसरे प्रकार के पौधा उत्पन्न होगा, तब जाके पौधा यहाँ पे आता है मॉस अवस्था। तो फोलियोज लाइकेन द्वारा मिट्टी की पतली परत बन जाने से सरे मॉस जैसे पॉलीटाइकम, टॉर्टुला, ग्रीमिया आदि, ये पौधा का नाम दिया मॉस अवस्था का, जिसमें ये सब उगना शुरू करते हैं। मॉस बड़े आकार और समूह में रहने वाले मूलाभास युक्त होते हैं। तो ये बड़े आकार के होते हैं, ठीक, मूलाभास युक्त सब मतलब इसमें मूल जड़ देखने को मिलता है। ये पत्थरों में बने गड्ढों के भीतर प्रवेश कर जाते हैं। जो पत्थर में गड्ढा वगैरह होता है उसके अंदर ये भीतर प्रवेश कर जाते हैं। इनके लाइकेन के मूल भाषों के जल एवं पोषक तत्वों के प्रतियोगिता होती है। जो पोषक तत्व लाइकेन वगैरह लेकर रखता है वो इसको खींच लेता है, उस समय लाइकेन के ढक लेता है, पूरी तरह से लाइकेन को ढक कर, इसके कारण लाइकेन का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, लाइकेन खत्म हो जाता है, तब इसका निर्माण हो जाता है। फलस्वरूप मिट्टी का परत और अधिक मोटी हो जाती है। जब ये बन जाता है तो इसमें क्या हो जाता है, मिट्टी का और परत क्या हो जाता है, मोटी हो जाती है। जब मिट्टी का परत और मोटी होगी तो अवश्य इसके कारण अब दूसरा समुदाय उत्पन्न होगा। जो दूसरा समुदाय उत्पन्न होता है वो शाखीय अवस्था आता है। कौन सा अवस्था आता है, तो शाखीय अवस्था देखने को मिलता है। तो शाखीय अवस्था का बात करेंगे तो मॉसेस को उपनिवेश द्वारा चट्टान विघटित की गति में बढ़ने से ह्यूमस तथा पोषक तत्वों में काफ़ी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। अब मिट्टी का जो परत होता है वो भी मोटा हो जाता है, जिससे जीवाणु, कवक और प्राणियों की आबादी बढ़ जाती है। अब यहाँ पे जीवाणु और कवक और अलग अलग प्राणी भी इसमें रहना शुरू कर देते हैं। वर्षा के जल के अर्ध स्तर में जमा रहने से परिस्थितियाँ कम शुष्क हो जाती है। अनुकूल परिस्थितियों में मिलने से एक वर्षीय घास या अन्य कीड़े शाखीय पौधे और जैसे एस्टिरा, पोआ, इलियोनिस आदि के बीज अंकुरित होने लगते हैं। तब तक नमी मौजूद रहती है, घास बढ़ने लगते हैं। तो इसमें बहुत अलग अलग प्रकार के शाखीय पौधे उत्पन्न होने लगते हैं। अब यहाँ पे मिट्टी का भी परत बहुत ज़्यादा हो जाता है और ह्यूमस भी मिट्टी में भी अच्छा खासा आ जाता है। अब बहुत सारा उसमें एक वर्षीय घास, 2 वर्षीय, बहुवर्षीय घास वृद्धि देखने को मिलता है, उसका विस्थापित देखने को मिलता है। तो अलग अलग यहाँ पे उत्पन्न देखने को मिलता है। अब जब शाखीय के बाद दूसरा इसमें क्या उत्पन्न होता है, तो झाड़ी अवस्था आ जाता है।
अब झाड़ियाँ भी उत्पन्न होने लगती है। यहाँ पे डायग्राम से भी देख सकते हैं, पहले यहाँ पर कोई भी पेड़ पौधा नहीं दिख रहा था, धीरे धीरे क्रस्ट्रोज दिखा यहाँ पे, उसके बाद फॉल्युलोज दिखा, इसके बाद मॉसेस आया, धीरे धीरे इसमें पेड़ पौधा क्या होने लगता है, उत्पन्न होने लगता है। शाकीय अवस्था के बाद तैयार हुई भूमि के मरुद्रिदी झाड़ियों के बीज एवं प्रकंद अपनी वृद्धि करते हैं, जैसे जीजा फाइफस, कैपेरिस, रस, ये सब इस प्रकार के पौधे झाड़ियाँ उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। अब ये सब उत्पन्न होने के कारण कार्बनिक पदार्थ भी अधिक मात्रा में उत्पन्न होने लगते हैं। तब जाके आता है चरम अवस्था वाली वन, चरम अवस्था वाली वन, जिसको हम लोग क्लाइमेट फॉरेस्ट भी कहते थे। मरुद्रिदी वृक्षों के आगमन में झाड़ीदार पौधे धीरे धीरे विलुप्त होने लगते हैं, वातावरण ज्यादा नम और छायादार हो जाते हैं, जिसके चरम अवस्था समुदाय चारों ओर फैल जाते हैं। जलवायु के अनुसार इस समुदाय में विभिन्नता पाई जाती है और वृक्षों की पहली जातियां मरुद्रविदी होती है, जो धीरे धीरे समुद्रविदी हो जाती है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि मरुद्रविद मतलब क्या होता है, सूखे जगहों पर जो उगने वाला होता है, उसके बाद ये बाद में समुद्रविद हो जाती है। एवं नाम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में वर्षा वन एवं शीतोष्ण क्षेत्र में शिकुनधारी वन, पर्वपाती वन और चरम अवस्था में सूचक आ जाते हैं। अब देखो, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगते हैं वो वहाँ पे कौन सा वन उत्पन्न होता है, तो वर्षा वन। और जहाँ पे सिर्फ शीतोष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पे कौन सा वन उगते हैं, तो शंकुधारी वन का निर्माण हो जाते हैं। इसका विकास होने में, चरम अवस्था आने में बताया जा रहा है कि लगभग 1000 वर्ष लग जाता है। इसका विकास होने में, पूरे चरम अवस्था आने में 1000 वर्ष इसमें समय लगभग लग जाता है। तो इसके बाद जो पढ़ना है, एक टॉपिक और रह गया है, पोषक चक्रांक। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में खत्म कर लेंगे। बस यही लास्ट टॉपिक है। आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं।